नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। यह है आपकी पॉलिटिक्स क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें आपने मौलिक अधिकार का परिचय पढ़ा था। हम इस क्लास में पढ़ेंगे कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है या नहीं। ठीक है, हमारा हेडिंग क्या होगा? क्या मौलिक अधिकार में संशोधन, क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है? ठीक है, तो हमें यही समझना है कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, और उसको समझने के लिए हम कुछ केसेस को समझेंगे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट है और संविधान में जो बात लिखी है उसके संदर्भ में हम बात समझने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मामला आता है 1950 में आपका संविधान लागू हुआ और 1951 में एक संशोधन किया गया आर्टिकल 31 में। आर्टिकल 31 में एक संशोधन किया गया। आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार आपके हैं। ठीक है, तो इसी के बीच में एक आर्टिकल है आपका 31 जिसमें संशोधन किया गया। जब यह संशोधन किया गया तो एक शंकरी प्रसाद नाम के व्यक्ति ने केस कर दिया। शंकरी प्रसाद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक केस कर दिया। और केस ये था कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है या नहीं है, इस बारे में केस किया। केस के पीछे आधार क्या था, बेस क्या था, कैसे वो केस एक्सेप्ट हुआ? सुप्रीम कोर्ट कोई केस ऐसे एक्सेप्ट नहीं करता है। आप सीधे मुंह उठाए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए तो सुप्रीम कोर्ट जब तक ये देखता है कि बेस जो है बेस मजबूत है इस केस का, तभी वो सुनवाई करता है उस पर। ठीक है, तो एक आर्टिकल है आपका 13। ठीक है, तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि कोई भी विधि मौलिक अधिकार को यदि सीमित करती है, समाप्त करती है या नष्ट करती है तो वह निषिद्ध होगी, यानी कि वो मान्य नहीं होगी और उसे सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर सकता है। ये बात कही गई है अनुच्छेद 13 में, जो कि मौलिक अधिकार का पार्ट है। इसे एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू के तरीके से देखा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन के तरीके से देखा जाता है। हालांकि न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का कहीं व्याख्या नहीं मिलता है आपके संविधान में, लेकिन जो उसका गुणधर्म है वो जरूर मिलता है 13 में। ठीक है, आर्टिकल 13 में गुणधर्म जरूर मिलता है। तो इसमें ये बात कही गई है कि कोई भी विधि मौलिक अधिकार को सीमित नहीं कर सकती है। अब चूंकि अनुच्छेद 31 में संशोधन करके मौलिक अधिकार को सीमित करने की बात हुई, वो संशोधन किया संसद ने। शंकरी प्रसाद पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में और दलील क्या दिया कि आर्टिकल 13 में बात लिखी हुई है। दलील पक्की थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना सर खुजलाना शुरू किया कि भैया बात तो सही कह रहा है। आखिर इसमें मामला क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अब जो सरकार का काम था वो भी ठीक ठाक लग रहा था सुप्रीम कोर्ट को कि चलो ये बड़े ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि संवैधानिक दांव पेच फंस रहे थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है विचार करना उचित समझा। सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया और उसके बाद में फैसला दिया, और फैसला यह दिया कि यदि 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संसद कोई संशोधन करती है, ठीक है, संसद संविधान संशोधन करती है, तो इसे आर्टिकल 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा, यानी कि ये विधि नहीं माना जाएगा। और अगर विधि नहीं माना जाएगा तो इस आधार पर वह जो पर्टिकुलर जो संशोधन हुआ है वो शून्य घोषित नहीं होगा, यानी कि वो खारिज नहीं होगा। ये फैसला आया शंकरी प्रसाद के केस में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। लेकिन कहते हैं कि बात कभी आसानी से समाप्त नहीं होती है। फिर दूसरा एक केस आता है गोलकनाथ का। इससे पहले एक सज्जन सिंह का केस आया जिसमें भी एज इट इज मामला था, लेकिन गोलकनाथ के केस में बदलाव होता है। तो हम गोलकनाथ के केस को समझने का प्रयास करते हैं। गोलकनाथ बनाम पहले पंजाब सरकार था और बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाता है, तो आप जो भी लिख लें इसको वर्सेस
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो गोलकनाथ बनाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये केस, तो उसको समझते हैं। इसमें क्या था, इसमें 11 जजों की पीठ बैठी थी। कितने? 11 जजों की पीठ बैठी थी। इसमें भी एक डिस्प्यूट था कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, क्या संसद को अधिकार है, क्या विधि, सामान्य विधि और संविधान संशोधन में जो विधि हुआ है क्या उसमें अंतर है, इन सबको लेकर के प्रश्न रखे गए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया वो 5 और 6 से आया। ठीक है, 5 और 6 का मतलब कि 5 लोग जो पक्ष में थे उन्होंने क्या कहा, और 6 लोग जो पक्ष में थे उन्होंने क्या कहा, और जो 5 लोग विपक्ष में थे उन्होंने क्या कहा। तो जो पक्ष में थे उसी को फैसला माना जाएगा। तो 6 लोगों ने कहा कि शंकरी प्रसाद मामले में जो फैसला दिया गया है वो उचित नहीं है, उस फैसले को पलटा जाता है। और गोलकनाथ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि यह जो मामला है कि विधि कौन होगा, तो इसमें संविधान संशोधन विधि या कोई सामान्य विधि, इनमें कोई अंतर नहीं है। और आर्टिकल 13 में लिखी गई विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक या उसकी जो विधि है वो आते हैं। कुल मिलाकर की बात ये थी कि गोलकनाथ केस में ये कहा गया कि आप जो है मौलिक अधिकार को सीमित करने के लिए संशोधन नहीं कर सकते हैं, यानी कि वो अल्टीमेट है, आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये गोलकनाथ के केस में निकल करके सामने आया। अब हुआ क्या कि 1971 में भारत सरकार ने 24वां संविधान संशोधन कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी, 24वां संविधान संशोधन कर दिया। और इस संशोधन के द्वारा 2 अनुच्छेद में बदलाव किए गए, अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368। इसमें बदलाव करके ये किया गया कि संविधान संशोधन जो कि अनुच्छेद 368 के तहत हुआ है उसे इस 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा। यानी कि ये जो 13 रोकता है, प्रोहिबिटेट करता है, निषेध करता है, वो इसके तहत किया गया संविधान संशोधन इसके भीतर नहीं आएगा। ठीक है, यानी कि गोलकनाथ के फैसले के विरुद्ध में सरकार ने एक संशोधन पारित कर दिया। यानी कि न्यायपालिका को चुनौती सरकार ने दे दी कि न्यायपालिका से ऊंचा है संसद। फिर विवाद खत्म हुआ यहां पर, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसे विवाद जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। और फिर एक केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, जो बाद में केशवानंद भारती बनाम भारत संघ हो जाता है। ठीक है, 1973 में ये केस जो है केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार, केशवानंद भारती वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये केस सामने आता है। इसमें क्या होता है इसको समझते हैं। इसमें 13 जजों की पीठ बैठी और भारतीय संविधान के लागू होने के बाद में, या यूं कहें कि उसके इतिहास को यदि आप देखें तो अभी तक की सबसे बड़ी बेंच जो बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, वो केशवानंद भारती के केस में बैठी थी 13 जजों की। इसमें फैसला आया 7-6 की मेजॉरिटी से, यानी कि 7 ने जो कहा जो भी फैसला है और 6 उसके अपोज में थे। केशवानंद भारती केस में जो फैसला आया उसमें ये कहा गया कि गोलकनाथ केस में जो फैसला है वो ठीक नहीं है। यानी कि संसद को अधिकार है कि वो संशोधन कर सकती है, वो संविधान की किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है। इनफैक्ट वो प्रस्तावना में यानी कि प्रियम्बल में भी संशोधन कर सकती है। लेकिन एक बैरियर भी लगाया। बैरियर क्या लगाया कि जो मूल ढांचा है, जो संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर है, इसमें बदलाव करने का अधिकार संसद को नहीं होगा। यानी कि इसमें संसद को बदलाव नहीं कर सकती, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं कर सकती है। जब ये नई बात सामने आई तो लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से कहा भैया आप ही बता दो है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या, ये नई चीज क्या ले आए आप। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर का कोई परिभाषा नहीं, हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है। तो होता यह है कि कोई परिभाषा उसका अलग से नहीं है, ना कहीं संविधान में लिखा है कि फला चीज बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का सामान्य सा जो मतलब है वो ये है कि किसी भी चीज का जो मूल भाव है,
ठीक है, जो उसका सेंटर पॉइंट है, जिसकी पूरा व्यवस्था टिकी हुई है, ठीक है, तो वो उसका बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कोई घर बना हुआ तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो जो उसकी बुनियाद बनी होती है, जो पिलर्स खड़े होते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि उसके बाद तो भवन खड़ा ही नहीं होगा। अब भवन बन जाता है, फिर प्लास्टर होता है, रंगाई पुताई होती है, ये सब क्या है, सामान्य चीजें हैं, लेकिन भवन खड़ा किस पर है, उन पिलर्स पर, उन बुनियाद पर खड़ा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने अपने अलग अलग फैसले में अलग अलग चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर बताया, जैसे लोकतंत्र है, सेकुलरिज्म है, या इसके अलावा परिसंघवाद है, इन सबको बेसिक स्ट्रक्चर माना गया। एक इसकी लंबी लिस्ट है, या वेलफेयर स्टेट है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो डेवलपमेंट हुए इस मामले में कि क्या मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है कि नहीं, उसमें बात यहां पर जो है समाप्त होती हुई नजर आती है कि मौलिक अधिकार में संशोधन हो सकता है, संसद को यह करने का अधिकार है, और यह संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत विधि नहीं माना जाएगा, यानी कि उस पर कोई अनुच्छेद 13 रोक नहीं लगाता है। दूसरी बात, संशोधन करते वक्त सिर्फ मूल ढांचे का ध्यान रखना होगा कि मूल ढांचे से संबंधित नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो संशोधन रद्द कर दिया जाएगा और इसके बाद में आप संशोधन कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने ये देखा कि मूल अधिकार में संशोधन हो सकता है और बेसिक स्ट्रक्चर को प्रभावित ना करे। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे पूरे मौलिक अधिकार के अनुच्छेदों का, यानी कि 12 से लेकर के 35 का खंड खंड बांध करके पढ़ेंगे। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ये सब क्या है, इनको समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।